आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कौमी क्रिकेट टीम की मुलाकात हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और रमीज़ राजा साहब शामिल थे, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। और प्राइम मिनिस्टर से जो आपका सवाल है कि क्या बातचीत हुई, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला फ़लसफ़ा बताया, वो ये बताया कि कोई इंसान भी तब तक ना अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, ना अच्छा सिटीज़न बन सकता है, ना अच्छा सहाफ़ी हो, बैंकर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब तक वो एक अच्छा इंसान नहीं बनता और उसके अंदर एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं होता और उसका जो रोल मॉडल है वो क्लियर नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि उनके करियर के बहुत आखिर में या दरमियान में जाके उनको अल्लाह ने ईमान दिया और तब उनको अंदाज़ा हुआ कि जो वो इधर उधर रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं वो असल रोल मॉडल नहीं है। असल रोल मॉडल हम सब के लिए हमारे ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे नबी हैं, जिन्होंने ये बहुत ही जो हर जगह पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, भले क्रिकेट का मैदान हो या हमारा कोई प्रोफेशन हो, वहाँ भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि मुश्किल वक्त में आपने घबराना नहीं, आपने खड़े होना है, आपने मुकाबला करना है और आपने मेहनत करनी है और आपने मेहनत किसी लालच के बगैर करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी उनको बताया कि आपने पैसे का बुत तोड़ना है। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आपने पैसे के बुत को तोड़ना है। आपने क्रिकेट जो खेलनी है वो अपनी ज़ाती नंबर्स और एवरेज और पैसे के लिए नहीं खेलनी। आपने जब ग्राउंड के अंदर पाँव रखना है तो पाकिस्तान के लिए रखना है। आपका पूरे का पूरा फोकस होना चाहिए कि मैंने अपनी टीम को जितवाना है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी उनको बताया कि किस तरीके से सबसे पहले अपनी मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग जो होगी एक इंसान के तौर पर, एक अच्छे मुसलमान के तौर पर, और अपने रोल मॉडल को जब वो फॉलो करेंगे तो ये जो तमाम प्रेशर आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि आप पैसे का बुत तोड़ेंगे तो जो रिस्क है वो तो आपको अल्लाह ने देना है। आप कोशिश करेंगे अगर रिस्क को खुद हासिल करने की, तो आप सवाए अपने लिए कोई हजीमत खड़ी करने की और कुछ नहीं होगा। जो अल्लाह ने आपके लिए रिस्क लिखा है उस पर इक्तफा करें। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप कभी भी हारने से आपने नहीं घबराना, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ईमानदारी से अपना पूरा इनपुट दें ग्राउंड के अंदर, अपनी पूरी जान लड़ाएं और फिर अल्लाह पे छोड़ दें कि वो आपके लिए इज़्ज़त लिखी है उन्होंने या इज़्ज़त नहीं लिखी। तो कोई इंसान, कोई टीम, कोई किसी का फैसला आपको इज़्ज़त या ज़िल्लत नहीं दे सकता, वो अल्लाह की ज़ात सिर्फ दे सकती है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों के हवाले से बात हुई, खिलाड़ियों के हौसले कैसे थे? देखिए, इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, अमूमी सी बात इस पर हुई, लेकिन ज़्यादा बात जो मैंने आपको बताया वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जो एक उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, शख्स, रोल मॉडल, उन्होंने किन अपनी वैल्यूज़ के ऊपर अमल करना है, कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एक बड़ा प्लेयर बना सकती हैं और कौन सी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बताया कि तमाम तर टैलेंट होने के बावजूद अगर आपके अंदर सेल्फिशनेस हो, अगर आपके अंदर बदइत्मादी हो, अगर आपके अंदर अकठ ना हो टीम के अंदर, अगर आप अपने मुल्क की बजाय अपनी ज़ात के लिए खेलें तो फिर उसके वो रिज़ल्ट नहीं आते। फिर उन्होंने कुछ क्रिकेटिंग टिप्स भी उनको दिए। डेफिनेटली उन्होंने बताया कि फील्डिंग पे बहुत काम करना चाहिए। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को ये बताया कि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उन्होंने स्कोर नहीं बचाना होता, स्कोर बचाने के लिए, और जो आपका लीड बॉलर होता है एक या दो, उन्होंने विकेट टेकर होते हैं। तो आपने जब बॉलिंग करवानी है तो आपने विकेट्स लेने के लिए बॉल, आपने ब्रेक थ्रू के लिए बॉल, आपने इससे नहीं डरना कि आपको कोई चंद रन्स पड़ गए तो आप अपनी पूरी तरतीब चेंज कर दें। तो आपने वही टाइम होता है, वो असल मोमेंट होता है कि आप प्रेशर में किस तरीके से खेलते हैं। तो उन्होंने उनको फील्डिंग बेहतर करने के लिए, अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाने के लिए और पूरी टीम को उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आप शानदार गेम करके जीतें या हारें, आप देखेंगे आपकी कौम आपको सर पे बिठाएगी। लेकिन अगर आप हाथ खड़े करके हारेंगे, बगैर लड़े हुए हारेंगे, तो फिर कौम भी मायूस होती है, क्रिकेट के शायकीन भी मायूस होते हैं और आप जो कौम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलता। तो प्राइम मिनिस्टर का जो एक मैसेज था वो ये था कि जान लड़ाएं और ग्राउंड पे जब उतरें तो ये सोच के उतरें कि जीत अल्लाह ने आपकी किस्मत पे लिखनी है, आप अपना पूरा इनपुट दें। गिल साहब, कुछ नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को भी और पीटीवी को माली तौर पर भी, उसके हर्जाने के लिए या उसकी भरपाई के लिए कोई हिदायत दी गई है या हुकूमत पाकिस्तान या क्रिकेट बोर्ड को ये कहा गया है कि वो कार्रवाई शुरू करें, इनिशिएट करें? देखिए, इस मीटिंग का तो वो पर्पज़ नहीं था, आपको पता है, ये तो प्लेयर्स के साथ एक इंटरेक्शन था। लेकिन जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस टाइम एक बेहतरीन चेयरमैन है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैनेजमेंट की समझ बूझ रखते हैं। और क्रिकेट में ये कहना कि वो समझ बूझ रखते हैं कि नहीं रखते, ये तो एक मेरा ख्याल है ऐसी बात है कि जो सबको पता है
कि वो कितनी समझ बूझ रखते हैं क्रिकेट की। तो एक बेहतरीन चेयरमैन है इस टाइम, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगी। आज उन्होंने चेयरमैन ने ये भी बताया कि बहुत जल्द एक समर कैपिटल भी क्रिकेट के लिए बनेगा, ताकि हमारा जो क्रिकेट का स्केड्यूल कैलेंडर बहुत बिजी रहता है, वो जो स्केड्यूल है उसमें जो गर्मियों के हमारे महीने बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, उसमें हम अपने अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर सकें। वो एबटाबाद हो, वो सरहद का कोई और चीज़ जगह हो, या कोई और ऐसा इलाका जहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में कम हो, तो उसको भी डेवलप करने का सोचा है। आज रमीज़ राजा साहब ने ये भी डिस्कस किया साइड पे, इस मीटिंग के अंदर तो नहीं, साइड पे, कि जो उनकी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक होटल की या एक रेस्ट हाउस की फैसिलिटी है, आइंदा उसको भी एक 4 स्टार 5 स्टार होटल के बराबर किया जाएगा, ताकि प्लेयर्स जब आएँ उनको डायरेक्ट वहाँ लाया जाए, वही उनका होटल हो, वही उनका ग्राउंड हो, और लाहौर के बाहर जो शहरियों को तकलीफ़ होती है ट्रैफिक रोकने में और दूसरी चीज़ें, वो भी ना हो। ये सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ नहीं कह रहे, सिक्योरिटी में भी इसका फ़ायदा होगा, सिक्योरिटी कॉस्ट में भी फ़ायदा होगा, लेकिन असल लाहौर के शहरियों के लिए इसमें बड़ी आसानी होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपसे फैसल साहब डिस्कस करते हैं। अच्छा फैसल साहब, आप बताइएगा इस मुलाकात के बारे में कैसी रही? मुलाकात ज़बरदस्त रही। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने टीम को बताया कि आपने एक चीज़ जो है करनी है, वो ये करनी है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना है। नमाज में इंसान मांगता है अल्लाह से कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे, हर नमाज में इंसान ये मांगता है अल्लाह से कि सीधे रास्ते पे का। उन्होंने कहा कि आपको खौफ का बुत तोड़ना है, पैसे का बुत तोड़ना है। पैसे का बुत, कि पैसे की लालच में ज़मीर का सौदा नहीं करना। ये इम्पॉर्टेंट बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने टीम से, और जो टीम ये बात की है कि आपने दिल में ये नहीं रख के मैदान में उतरना कि हम हार ना जाएं। इस खौफ से आप शिकस्त खा जाते हैं, और हारता वो है जो हार मानता है, ज़हनी तौर पे हार मानी होती है तो वो फिर हारता ही। तो इमरान खान साहब ने टीम को बड़ा मोटिवेट किया, जज्बा बढ़ाया, और इंशाल्लाह इस जज्बे, हिम्मत, लगन और मेहनत, इमरान खान साहब ने टीम को बार बार ये कहा कि आप में सलाहियत है, मेहनत जो है वो बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक क्रिकेट मेहनत करना, जी देखें, वो तो रमीज़ राजा साहब पूरा एक ज़बरदस्त एक प्लान कर रहे हैं। हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने क्रिकेट, लोगों को फैसिलिटीज़, ग्राउंड्स, इन चीज़ों पे पूरा फोकस करना है। हमारी जितनी हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी होगी, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, बाकी मुल्क को देखें, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ी है। हमारी जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी होगी तो हमारी नेशनल टीम ज़बरदस्त बनेगी। कोई टैलेंट पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, और उसको मौके देने हैं, उनको सामने लाना है। कहाँ कहाँ हमारा इतना बेहतरीन टैलेंट है, उसको सामने लेकर आया। लेकिन जी, इंडिया मैच पे बात हुई है, पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया के साथ है। और आप एक मिसाल दी इमरान खान साहब ने टीम को, आपको भी पता होगा 2011 का जो सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, इंडियन टीम भी डरी हुई थी, पाकिस्तानी टीम भी डरी हुई थी, और उन्होंने वो मौके दे रहे थे इंडिया वाले। सचिन तेंदुलकर जो है उन्हें 3-4 मौके दिए, कैचेस दिए, लेकिन पाकिस्तान टीम ने छोड़ दिया। तो वो उससे एक सीखना ये है कि आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने ज़बरदस्त तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और इंशाल्लाह फ़तह आपकी मुकद्दर होगी। जब इंसान मेहनत करता है, जज्बा उसमें होता है, तो इंसान को अल्लाह ताला कामयाबी देता है। और एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि जो रमीज़ राजा साहब थे, उन्होंने फिर प्लेयर्स के साथ ये भी शेयर किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी के अंडर 22 मैचेस में से इंडिया से हमने 21 मैचेस जीते। तो टीम को ये बताया कि जब वो टीम थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से सिर्फ टीम ये सोचती थी कि हमने इकट्ठे होके लड़ना है और हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी मेरा आपके सामने। एक चीज़ बताएं कि सिक्योरिटी का इशू बनाया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। हमने देखा है अभी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम गई है, एक कोच है और आगे एक गाड़ी है पुलिस की। सिक्योरिटी का इतना थ्रेट होता तो यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती, तो नॉर्मल कॉन्वॉय गया है यहाँ से। कोई सिक्योरिटी का पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है। हमने रिसेंटली इंटरनेशनल टीम्स को पाकिस्तान में होस्ट किया है, साउथ अफ्रीका को, श्रीलंका को, जिम्बाब्वे को, वेस्ट इंडीज़ को, बांग्लादेश को, बाकी टीम्स को। MCC जो लंदन बेस्ड MCC क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान आई। इसके साथ साथ PSL पूरा पाकिस्तान में हुआ, फिर KPL हुआ मुजफ्फराबाद में। पाकिस्तान में सिक्योरिटी, अब जो दुनिया के टॉप टूरिज़म के ऊपर मैगजीन्स हैं वो लिखते हैं कि 2021 की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान। तो सिक्योरिटी का तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर, और हर लिहाज से हमारी
हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी में शुमार होती है वो, और वो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये सिक्योरिटी वाला इनका बिल्कुल ही एक समझ से बालातर इन्होंने चीज़ की है। अच्छा, इसमें एक और बात सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने रात देखा कि अभी जो रिसेंटली इंग्लैंड ने अपनी सीरीज़ कैंसिल की है, तो उनके जो एम्बेसडर हैं यहाँ, उन्होंने खुद टेलीविज़न पे ये फरमाया है कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क है और ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ, प्लेयर थके हुए हैं, उन्होंने रेस्ट करनी है। तो अगर वो हमसे पहले पूछ लेते तो हमारे यहाँ बहुत सारे मालशी हैं जो आजकल फारिग हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनके पास कोई ऐसी इस टाइम नौकरी नहीं है, और मालिश जो उनसे करवाते थे वो भी पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि उधर इंग्लैंड वालों के पास ही हैं। तो हम उनको ऐसे लोग भी मुहैया कर देते, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, वो पहले ही थका हुआ एक्सक्यूज़ दे के तो उन्होंने ये डिसीजन कर दिया। और आपका जो सवाल मैं जवाब दे दूं कि जो रमीज़ राजा साहब हैं, उनकी बिल्कुल 1-on-1 मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद तमाम प्लेयर्स के साथ भी इकट्ठे मुलाकात। कल से बाबर आजम जैसे कप्तान है, उन्होंने भी कोई बात की खिलाड़ियों के बारे में, कुछ बताइएगा? नहीं, कोई सच ऐसी बात नहीं थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ डेफिनेटली उनकी जो गेम की टेक्निक है बाबर आजम साहब की, उनकी जो शॉट्स हैं, उनकी जो एबिलिटी है एज अ कैप्टन, उनको एज अ बैटिंग कैप्टन, एक बैट्समैन होने के साथ साथ जो कैप्टन करना टीम के अंदर, उसमें जो चैलेंजेस होते हैं उस पर टिप्स ज़रूर दिए। उनको बताया कि वो बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही उम्दा बैट्समैन है, और ये बताया प्राइम मिनिस्टर ने कि बिल्कुल साउथ एशिया के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन इस टाइम प्राइम मिनिस्टर की नज़र में आने वाले वक्त में वो साउथ एशिया के सबसे मायानाज बल्लेबाज होंगे जो उनके पास टेक्निक है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत और अपनी टीम को पूरी जान के साथ ग्राउंड के अंदर लड़वाएं। इस कदर वो मेहनत करते थे। और दूसरी चीज़ जो बात की है कि सिलेक्शन के हवाले से, सिलेक्शन में उन्होंने क्या, कोई रिश्तेदारी नहीं देखी जाती। माजिद खान, आपको पता है पहले टेस्ट में इमरान खान साहब के कज़न थे, उन्हें ड्रॉप करना पड़ा, किया। ये नहीं, मेरिट को देखा। जो मेरिट को देखते हैं और फैसले करते हैं तो आपकी बेहतरीन टीम सामने आती है। और जो आपने लोकल क्रिकेट की बात की है, तो उसमें बिल्कुल कल से नेशनल इधर पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं। हमारे जो T20 कप है वो हो रहा है, उसमें सारी टीमें, पाकिस्तान की सारी टीमें उसमें शिरकत कर रही हैं, और कल से वो मैचेस शुरू होंगे। हाँ जी जी। शहबाज गिल साहब, जो गुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया कि जो थ्रेट्स दी गई वो भारत से दी गई, तो ये बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट पे तो नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट पे एक हमला था। तो वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि वो ICC भी इस हवाले से बात करेंगे? देखिए, ये जो मीटिंग थी, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये प्योरली क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट के ऊपर थी। जो आपको पता है कि जो हमारा हमसाया भारत हमारे साथ बार बार करता है, पहली दफ़ा नहीं हुआ, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, और हमारे लोग शायद पहले समझते नहीं थे। अब आपको नज़र आएगा कि ये असल में साइकोलॉजिकल गेम होती है। आप खेलते किस लिए हैं? आप अगर हिस्ट्री में देखें तो कौमें इतना सारा पैसा स्टेडियम्स पे, स्पोर्ट्समैन्स के ऊपर क्यों लगाते हैं? जो सुपर पावर्स होती हैं या इकोनॉमिकली अच्छी कंट्रीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ओलंपिक्स के मेडल टेबल पे उन्हीं के नाम ज़्यादा क्यों होते हैं? जो मुल्क ऊपर जा रहे होते हैं स्पोर्ट्स में भी तगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो साइकोलॉजिकली कौमों को अपलिफ्ट करती है। तो हमारा जो इस टाइम जो हमारा हमसाया है, उसकी बड़े सालों से ये पूरी कोशिश है कि हर सूरत पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से ऐसे इक़दाम करने हैं कि पाकिस्तानियों को दुख पहुँचे, पाकिस्तान का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो, और पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान का वक़ार है उसको वो ज़रब लगाएं। आप देखते हैं कि पहले वहाँ से पूरी एक ऑर्केस्ट्रेटेड ऐसी इवल इंटेंशंस के साथ ऐसे प्लान किए जाते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जब उनका रिज़ल्ट निकल आता है उनके इवल इंटेंशंस की डायरेक्शंस में, तो फिर आपने देखा है कि वो भी कैसे भंगड़े डालते हैं, और उनके यहाँ पर जो सियासी यतीम हैं वो भी किस तरीके से ट्विटर के ऊपर आकर, मीडिया के ऊपर आकर अपने ही मुल्क को जुगते मारते हैं उस टाइम जब आपको बाहर से किसी ने तकलीफ़ दी होती है और आप सारी कौम उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम आप उन सियासी यतीमों का सोचें, उन लोगों का सोचें जो पैदागीर हैं, कि जो उस टाइम अपनी मादरे वतन, अपने हम वतनों के ऊपर कोई ट्वीट करता है कि करवा ली सब्ज़ पासपोर्ट पर की इज़्ज़त, और दूसरी तरफ आज ही आपने अब सवाल पूछा तो मैं जवाब देता हूँ। एक इस मुल्क का मफरूर, जो मफरूर आदमी इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसने आज बयान दिया है कि मेरे पास मोदी चल के आता था, अब वो टेलीफोन नहीं उठाता। मैं अब इसमें दो बातें कहूँगा। पहले तो किसी ने मोदी साहब को टेलीफोन नहीं किया कि वो फ़ोन उठाएं, ये बात रिकॉर्ड पे क्लियर हो जाए
कि किसी ने मोदी साहब से बात नहीं की, और जब तक कश्मीर रिवर्स नहीं होता, पाकिस्तान का चिट्टा और साफ जवाब है कि तब तक कोई बात नहीं होगी, जब तक कश्मीर का स्टेटस जो चेंज किया गया वो रिवर्स नहीं होता। तो मोदी को किसी ने फ़ोन नहीं किया जो उसने उठाया। लेकिन अज्यूम कर लें एक मिनट के लिए कि पाकिस्तान में यहाँ पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान हो, कोई पीपल्स पार्टी के, कोई नून लीग के, किसी और पार्टी के यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने फ़ोन किया हो और हिंदुस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने वो फ़ोन ना उठाया हो, तो मुझे बताएं कोई शर्म रखने वाला पाकिस्तानी ये ताना देगा? कोई शर्म रखने वाला पाकिस्तानी इंग्लैंड में बैठ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी को भी ये ताना देगा कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का फ़ोन नहीं उठाता? मैंने पहले कहा, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, किसी ने फ़ोन नहीं किया, ना किसी को फ़ोन करने का शौक़ है। जब तक कश्मीर का स्टेटस रिवर्स नहीं होता, हम अमन के लिए हम सबसे बात करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमन के सफ़ीर हैं, पूरी दुनिया के लिए हैं, लेकिन जब तक कश्मीर का स्टेटस रिव्यू नहीं होता, रिस्टोर नहीं होता, हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। तो नवाज शरीफ साहब का ये जो बयान है ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन फिर उन्होंने केड़ा पहला कोई ऐसी शर्मिंदगी की गल की है। मैं पूरी बात नहीं कर सकता। फिर नसीम ज़ारा साहबा जैसी हमारी सीनियर जर्नलिस्ट जो फैसलाबाद की ना ज़ुबान को समझती हैं, ना पंजाबी को समझती हैं, ना जुगत को समझती हैं, वो कहती हैं बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की। अब मैंने 2 दिन पहले कह दिया थूक वाला जहाज़। अब जिन्होंने थूक वाला जहाज़ चलाया नहीं उनको लगता है ये कोई गाली है। छोटे होते बच्चे एक काना होता है वो हाथ में लेके मुंह से थूके निकालते इधर से उधर भागे फिरते होते हैं, उसको थूक वाला जहाज़ कहते हैं। ये गाली नहीं है, ये सटायर था, ये एक जोक थी जिसको आप गाली बना के पेश कर देते हैं टेलीविज़न पे। तो इसी तरीके से मैंने कल कहा था कि कोई बर्फ़ में लगा हुआ है, तो ये भी फैसलाबाद की ज़ुबान है। हम कहते हैं भाई जी तुझसे तो बर्फ़ से लग गए हो, ये भी गाली नहीं है, ये भी एक तरीका बताने का कि आप बिल्कुल सुन हुए बैठे हैं। तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी मिसाल है। आपको ये ना कह दे कि ये गाली है जो मैं अगली बताने लगा हूँ कि बेशर्म के एक रुख उग गया, मीन एक दरख्त उगा, और ऐसी जगह पे जहाँ नहीं उगना चाहिए, तो उसने कहा चलो 4 यार छाव ही बैठ गए, यही फ़ायदा होगा। तो अब ये भी एक ज़रबुल मिसल है, इसको गाली ना बना दीजिएगा। तो हमारी ज़ुबान के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में गालियाँ तो नून लीग के लोग देते हैं जो आपको समझ नहीं आती। वो सहाफ़ियों को राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था, वो उस पर तो नसीम ज़ारा साहबा ने शो नहीं किया था, तब करना चाहिए था। तो आप पंजाबी को समझें। आप शहरों में अगर पले बड़े हैं, आप अगर बहुत महंगे स्कूलों में पढ़े हैं, तो मेरे जैसा बंदा टाट वाले स्कूल में पढ़ा है। हमारी मिसालें भी वही हैं, हमारी ज़रबुल मिसल भी वही है। तो आप या हमारी ज़ुबान समझ लें जो पंजाबी है, आप उसकी ज़रबुल मिसल समझ लें, तो आपको समझ आएगी कि ये बहुत सारी बातें हम ऐसे करते हैं जो गाली नहीं होता, लेकिन क्योंकि आपने सुन नहीं रखा, आपको तो जब पंजाबी भी बोलने तो गाली लगती है क्योंकि आपको बोलनी नहीं आती होगी। तो ऐसा ना करें, डिस्क्रिमिनेट इस तरीके से ना करें, बराए मेहरबानी।